हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू MSD 7 का अध्याय 4। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ टिप्पणियाँ। ये 3 टिप्पणियाँ हैं। नंबर 1, संरचनात्मक भाषा विज्ञान के अन्य नाम कौन से हैं। दूसरा है अतिक्रमीय व्याकरण का क्या तात्पर्य है। और तीसरी टिप्पणी है संरचनात्मक भाषा विज्ञान का भाषा शिक्षण पर क्या प्रभाव है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं संरचनात्मक भाषा विज्ञान के अन्य नाम कौन कौन से हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सेस्यू ने सर्वप्रथम भाषा विज्ञान के इन प्रकारों की ओर भाषा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित करवाया था। ठीक है, तो सेस्यू के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने ही भाषा विज्ञान के इन प्रकारों की ओर भाषा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित करवाया था। संरचनात्मक पद्धति वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की अगली कड़ी है। इसमें भाषा के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों को लेकर अध्ययन किया जाता है कि भाषा के कौन कौन से तत्व हैं, उनके आपस में क्या रिलेशंस है, क्या संबंध हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। भाषा के विभिन्न तत्व एवं रूप एक दूसरे से परस्पर संबंध होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यह संबद्धता रचना की क्रम मूलकता में होती है या स्थित मूलकता में। इन दोनों प्रकारों से भाषा की सापेक्ष स्थित विवेचना की जाती है। ठीक है, तो हमने कहा जो इनका रिलेशन है वो रचना की क्रम मूलकता में होती है या फिर स्थित मूलकता में। इन दोनों प्रकार से भाषा की सापेक्ष स्थित विवेचना की जाती है। लियोन्स ने कहा है कि किसी भाषा को संबंधों की एक प्रणाली या अंतर्ग्रथित प्रणालियों का एक विन्यास मात्र कहा जा सकता है। तो लियोन्स ने क्या कहा है, उनके क्या विचार हैं इस बारे में। उन्होंने कहा है कि किसी भाषा को संबंधों की एक प्रणाली या फिर अंतर्ग्रथित प्रणालियों का एक विन्यास, यानी कि अंतर्ग्रथित प्रणालियाँ उनका एक विन्यास, उनका एक जो कह सकते हैं कि उनका एक पूरा स्वरूप कहा जा सकता है। ब्लूमफील्ड, सपीर, ब्रजबुआ आदि भाषा विज्ञानों की रचनाओं में संरचनात्मक भाषा विज्ञान के बीज दिखाई पड़ते हैं। तो हमने सेस्यू को, ब्लूमफील्ड को तो बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसके अलावा सपीर, ब्रजबुआ आदि जो भाषा वैज्ञानिक थे उनकी रचनाओं में संरचनात्मक भाषा विज्ञान के बीज दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनकी रचनाओं में उनके बीज दिखाई दे रहे थे संरचनात्मक भाषा विज्ञान के, कि यहीं से भाषा विज्ञान की शुरुआत होती दिख रही थी। जॉलिस दैरिस ने संरचनात्मक भाषा विज्ञान नामक पुस्तक लिखकर इसके सिद्धांत स्थापित किए। तो जॉलिस दैरिस ने एक संरचनात्मक भाषा विज्ञान नाम की पुस्तक लिखी और इसके सिद्धांत, इनके प्रिंसिपल इसमें स्थापित किए। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने इसे भाषा का गणित कहना उचित समझा। इसके अंतर्गत प्रक्रियाएं मतलब प्रकार्य मतलब होता है फंक्शंस। तो इसके अंतर्गत फंक्शंस का महत्व है। इसमें रूप की अभिव्यक्ति तथा अर्थ को वस्तु का धरातल भी कहा जा सकता है, कि इसमें जो रूप की अभिव्यक्ति है उसकी दृश्यता है और जो अर्थ है उसको वस्तु का धरातल यानी कि बेस भी कहा जा सकता है। आधुनिक भाषा विज्ञान भी इसे कहा जा सकता है। सेस्यू ने इसके 2 भाग बताए हैं, रूप क्रमात्मक तथा रूप तालिकात्मक तथा विन्यास क्रियात्मक। यानी कि रूप क्रियात्मक या रूप तालिकात्मक, या तो एक ये है या फिर विन्यास क्रमात्मक, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। अतः इसे अनेक नामों से अभिहित किया जा सकता है, क्योंकि हमने इसके भाषा विज्ञान के नाम ही पढ़े हैं कि अन्य नाम कौन से हैं। तो इसे टैग्मेमिक्स, टैक्सोनॉमिकल, सिस्टमिक आदि भी कहा जाता है। तो हमने इसमें पढ़ लिया कि जो विभिन्न नाम हैं इसके वो कौन कौन से हैं। आज की हमारी दूसरी टिप्पणी है अधिक्रमीय, टैक्सोनॉमिक। इस व्याकरण का क्या अर्थ है। भाषा के सबसे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक व्याकरणों का एक निश्चित पिरामिड या ढांचा होता है। छोटे से बड़े स्तर पर एक व्याकरण का एक ढांचा है पूरा, जिन्हें अधिक्रमीय व्याकरण यानी कि टैक्सोनॉमिक ग्रामर कहा गया है। ध्वनि संरचना से लेकर वाक्य संरचना के उत्तरोत्तर क्रम को निम्न प्रदत्त आरेख द्वारा समझा जा सकता है। देखिए ये रूप रचना है, उससे छोटा है उपवाक्य, उससे छोटा है पदबंध, उससे छोटा है शब्द संस्कार, फिर है रूप, फिर ध्वनि। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सबसे छोटा है ध्वनि, उसके बाद है रूप, उसके बाद है शब्द संस्कार, फिर है पदबंध, फिर उपवाक्य और वाक्य संरचना। तो आप इसे घटते क्रम में भी बता सकते हो और इसे बढ़ते क्रम में भी बता सकते हैं। अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक कैथल एल पाइक को अतिक्रमीय व्याकरण का जनक माना जाता है। ठीक है, तो कैथल एल पाइक के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि उन्होंने ही टैग्मेमिक्स
टैग्मेमिक्स नामक उपागम का प्रवर्तन किया था जहां ब्लूमफील्ड उपवाक्य को पदबंध के घटकों में विभाजित करते हैं। तो ब्लूमफील्ड ने जहां उपवाक्य को पदबंध के घटकों में विभाजित करके बताया है, वहीं पाइक ने इन पदबंधकों को प्रकारात्मक शब्दों की सूची के साथ सूचित किया है। ठीक है, तो ब्लूमफील्ड ने उपवाक्यों को पदबंध के घटकों में विभाजित किया, जबकि पाइक ने पदबंधों को प्रक्रियात्मक शब्दों की सूची के साथ सूचित किया। इस प्रकार वे स्थान और उसमें आने जाने वाली अन्य भाषिक इकाइयों, रूप, पद, शब्द के योग को अधिक्रम कहते हैं। इसे वे आरेख द्वारा दिखाते हैं। कैसे दिखाया उन्होंने? आरेख द्वारा देखते हैं। उन्होंने कहा कि इसको उन्होंने विभाजित किया, ये स्थान हो गया, प्रकार्य हो गया, संगति हो गया और वर्ग। तो प्रकार्य से कर्ता की भूमिका की आधी सूचना प्राप्त होती है, यानी कि जो प्रकार्य है ना, फंक्शन है, उससे कर्ता की भूमिका की आधी सूचना प्राप्त होती है। कर्ता होता है जो किसी काम को कर रहा है, जैसे खाया, हंसा, खेला इत्यादि। ठीक है, तो आधी सूचना प्राप्त हुई, क्या खाया, क्या कैसे हंसा, क्यों हंसा, क्या खेला इत्यादि, इसके बारे में पूरी सूचना नहीं है। ठीक है, स्थान से, प्रकार्य से तो हमें आधी सूचना मिली। अब बात करते हैं स्थान की। स्थान से संरचना के घटक के स्थान का पता चल रहा है कि जो संरचना का जो घटक है वो किस स्थान पर है। इकाइयों का वह समूह जो कर्ता के स्थान पर आता है वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो कर्ता के स्थान पर संज्ञा शब्द, जैसे मोहन जा रहा है, वह घर जा रहा है, तो कर्ता के स्थान पर क्या आ गया? संज्ञा शब्द आ गया ना, क्योंकि हमने मोहन की जगह वह शब्द यूज़ कर लिया। तो ये हो गया कर्ता के स्थान पर संज्ञा शब्द, मोहन के स्थान पर वह आ गया। संगति में शब्द अन्वति, वाक्यान्वति आदि विशेषताएं आती हैं। वस्तुतः पाइक भाषा विज्ञान को भाषा विश्लेषण से व्यापक मानते हैं। उन्होंने कहा कि भाषा विज्ञान है ना, वो वाक्य विश्लेषण से व्यापक है, ज़्यादा उसका महत्व है। उनके अनुसार भाषा विश्लेषण के 3 स्तर यानी कि 3 लेवल्स होते हैं। स्वर्णिम विज्ञान, व्याकरण जो वाक्य से ऊपर की संरचनाओं अर्थात प्रोक्ति, भाषण, संलाप, एकालाप, कहानी, गद्यांश, काव्यांश, पैरा आदि में भी विश्लेषण को शामिल करता है। और तीसरा है संदर्भ, जिसमें संप्रेक्षण, घटनाक्रम, सामाजिक अस्मिता आदि कारक जुड़ जाते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। वस्तुतः पाइक ने भाषा विज्ञान को क्या कहा है? वाक्य विश्लेषण से ज़्यादा व्यापक माना है। उन्होंने कहा कि भाषा विश्लेषण के 3 स्तर हैं। एक तो स्वर्णिम विज्ञान, ठीक है, फिर दूसरा है व्याकरण, ऐसा व्याकरण जो वाक्य से ऊपर की संरचनाओं अर्थात प्रोक्ति, वाक्य से ऊपर की संरचना, क्योंकि वाक्य से भी ऊपर होता है प्रोक्ति यानी कि संवाद आपस में, जिसमें वक्ता और श्रोता दोनों होते हैं। फिर भाषण, संलाप, एकालाप, कहानी, गद्यांश, काव्यांश, पैरा आदि को भी विश्लेषण में इन्होंने शामिल किया है। 2 हो गए। अब तीसरा हो गया संदर्भ, जिसमें संप्रेक्षण, घटनाक्रम, सामाजिक अस्मिता आदि कारक जुड़ जाते हैं। वस्तुतः भाषा की सभी इकाइयों का व्यवस्थित क्रम होता है। यह क्रम व्याकरणिक स्तर पर निर्धारित होता है। हर इकाई का एक सिस्टमेटिकली एक अरेंजमेंट होता है और ये व्याकरणिक स्तर पर निर्धारित होता है। जैसे तुम पत्र लिख रहे हो, यदि इस वाक्य का क्रम उलट दिया जाए तो वाक्य का सही विश्लेषण नहीं हो पाएगा। जैसे हो लिखेंगे हम, तुम पत्र लिख रहे हो, उसकी जगह हो रहे लिख पत्र तुम, तो इससे कोई एक सेंटेंस नहीं बना, कुछ समझ नहीं आया। अतः भाषा की कोई भी रचना हो उसका क्रम निश्चित होता है। इसके अंतर्गत हम व्याकरण इकाइयों के तथा शाब्दिक इकाइयों के विश्लेषण से भाषा विश्लेषण कर सकते हैं। इसके लिए मन में अंकित अर्थ को जानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कथन के भाषाई, व्याकरण, शाब्दिक अर्थ आदि से वाक्य का विश्लेषण किया जाता है कि उसकी कैसी भाषा है, व्याकरण क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है उस चीज़ का, उसका एनालिसिस किया जाता है। अतः वाक्य को भाषा की सबसे महत्तम इकाई, सार्थक इकाई माना जाता है। तो वाक्य को, जो वाक्य बना है वो भाषा की सबसे महत्तम सार्थक इकाई है, क्योंकि अगर सही तरीके से अरेंजमेंट होगी तो एक वाक्य बनेगा, और वाक्य बनेगा वही भाषा की सबसे सार्थक इकाई मानी गई है। वाक्य एक संरचना है, ना कि किसी का घटक। तो वाक्य एक पूरी एक संरचना है, एक कृति है, कोई घटक नहीं है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अतिक्रम्य व्याकरण का अध्ययन संरचनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो हमने इसका क्रम भी पढ़ लिया, उसके स्थान भी पढ़ लिए। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्पणी की तरफ। नेक्स्ट टिप्पणी है संरचनात्मक भाषा विज्ञान का भाषा शिक्षण पर प्रभाव। तो भाषा तत्वों की व्यवस्था से संबंधित व्याख्या को संरचनात्मक भाषा विज्ञान कहते हैं। तो भाषा तत्व की जो भी व्यवस्था है, अगर उसकी व्याख्या की जा रही है तो उसको संरचनात्मक भाषा विज्ञान कहते हैं। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत संरचनात्मक पद्धति से वितरण के आधार पर भाषा का विश्लेषण किया जाता है।
भाषा की संरचना उसके अंगों तथा तत्वों से होती है, क्योंकि हर चीज़ की जो संरचना है या रचना है वो उसके अंदर उसके अंग भी होंगे और तत्व भी होंगे, मतलब उसके पार्ट्स भी होंगे और फैक्टर्स भी होंगे। तो ध्वनि, शब्द, वाक्य तथा अर्थ भाषा के अंग हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि अंगों और तत्वों से किसी भाषा की संरचना की जाती है। तो कौन कौन से इसके अंग हैं? ध्वनि, शब्द, वाक्य तथा अर्थ, ये सब क्या है? भाषा के अंग हैं। संरचनात्मक भाषा विज्ञान भाषा के अंगों का विश्लेषण करता है। अतः शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यकता भाषा के रूप का ज्ञान होना है, क्योंकि अगर शिक्षण देना है तो सबसे पहले भाषा के रूप का ज्ञान होना चाहिए। तो भाषा अधिगम के दो आयाम हैं। भाषा अधिगम मतलब भाषा को लर्न करने के सीखने के दो आयाम हैं। पहला, भाषा के संरचना संबंधी नियमों की क्षमता, जिससे वक्ता मतलब बोलने वाला संरचनात्मक दृष्टि से सही वाक्यों की रचना कर सके, क्योंकि जिसको बोलना है तो वो सही तरीके से संरचनात्मक दृष्टि से वाक्यों की रचना कर सके। और दूसरा, उनके प्रयोग संबंधी नियमों की दक्षता। अब उन्होंने वाक्य की रचना तो कर ली, तो उनके प्रयोग संबंधी नियमों की जो दक्षता है वो भी उनमें होनी चाहिए, उन्हें नियम पता होने चाहिए, जिससे वक्ता अपने भावों को सामाजिक संदर्भ में सही रूप से अभिव्यक्त भी कर सके। क्योंकि सिर्फ कहना ही ज़रूरी नहीं होता, अपने भावों को दिखाना भी ज़रूरी होता है। जब हम आपको कुछ कहते हैं या आप किसी से कुछ कह रहे हो, तो आप कह रहे हो और साथ में आपके भाव भी उसमें दिखाई देने चाहिए। तो इसमें वक्ता अपने भावों को सामाजिक संदर्भ के रूप में सही तरीके से अभिव्यक्त कर सके। तो पहले का संबंध भाषिक संरचना की क्षमता से है तथा दूसरे का संबंध भाषा के प्रयोग से है। तो जब हमने कहा कि उसकी रचना करे तो भाषिक संरचना की दक्षता से है कि उसे भाषा की संरचना करनी आनी चाहिए। तो उसमें हमने कहा कि वक्ता अपने भावों को व्यक्त भी कर सके। तो दूसरी बात का संबंध किससे? भाषा के प्रयोग से। जब वो भाषा का प्रयोग करे तो उसे सही ढंग से प्रयोग कर सके। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। इस व्यवस्था का विश्लेषण ही संरचनात्मक भाषा विज्ञान का क्षेत्र है। तो क्या कहा गया है कि भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा में कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं। इस व्यवस्था का विश्लेषण ही संरचनात्मक भाषा विज्ञान का क्षेत्र है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यतिरेकी विश्लेषण दो भाषाओं के बीच के संबंधों को विश्लेषित करके भाषा सीखने में सहायता करता है। भाषिक संरचना को मातृभाषा भाषी बिना व्याकरण व्यवस्था को समझे अधिगम कर लेता है। तो भाषिक संरचना को जो मातृभाषा है, मातृभाषा भाषी बिना व्याकरण व्यवस्था को समझे अधिगम कर लेता है। भी जैसे अच्छी तरीके से कोई लैंग्वेज आती हो तो उसमें कोई व्याकरण व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ भी हो तो भी वो समझ जाता है कि लोग क्या कहना चाहते हैं। जैसे अंग्रेज़ लोग होते हैं ना, वो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, और हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। तो अगर वो कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कर रहे होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो उसे संरचना का ज्ञान भी रहता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि वो उसकी मातृभाषा है, जिसे संरचनात्मक भाषा विश्लेषण के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अन्य भाषा शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक वस्तु सीखने वाली भाषा की संरचनात्मक व्यवस्था को जानना है। क्या मतलब है इस लाइन का? कि अन्य भाषा शिक्षण के लिए कि जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए तो हमें अच्छे से आती है। लेकिन अगर अन्य भाषा शिक्षण के लिए सबसे पहली बात क्या है कि सीखने वाली भाषा की संरचना व्यवस्था को जानना है। अब मान लो हमारी इंग्लिश हमारी मातृभाषा तो है नहीं, हमें वो सीखनी है, तो हमें उसकी संरचनात्मक व्यवस्था को अच्छे तरीके से जानना होगा। ग्रामर अच्छी से पता होनी चाहिए। अगर हम ज़रा सी इंग्लिश बोलेंगे तो हमें ये लगेगा कि हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, तो दूसरे क्या समझेंगे, क्या जानेंगे। तो उससे क्या होता है, हमें उसकी पहले संरचनात्मक व्यवस्था को जानना पड़ता है, फिर हम उस भाषा को सीख पाते हैं। ये खाली इंग्लिश नहीं, मतलब कोई भी भाषा करनी हो, ये तो सिर्फ मैंने इंग्लिश का एक एग्जाम्पल दिया है। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें उसकी पूरी संरचनात्मक व्यवस्था को जानना होगा। साथ ही प्रयोग की भाषा तथा सीखने की भाषा के आपसी संबंधों को दर्शाने वाली प्रक्रिया के द्वारा भाषा शिक्षण का कार्य पूर्णतः संपन्न हो पाएगा। ठीक है, तो हमने भाषा जो प्रयोग की है भाषा वो और सीखने की भाषा के आपसी संबंधों को जो दर्शाने वाली प्रक्रिया है उसके बारे में अगर हमने पूरा ज्ञान है तो भाषा शिक्षण का कार्य यहाँ पे पूर्णतः संपन्न हो पाएगा। यदि भाषिक संरचना का ज्ञान नहीं होगा तो वाक्य की संरचना करते समय अशुद्धि हो जाएगी। जैसे कि मैंने आज वहाँ नहीं जाना, तूने वह काम क्यों ना करी। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इसमें हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है बोलने में, कि होना चाहिए कि मुझे आज वहाँ नहीं जाना, और या फिर तूने वह काम क्यों नहीं किया, ये सब होना चाहिए। अगर हमें पूरी तरीके से ज्ञान नहीं होगा तो ये अशुद्धि हो जाएंगी, जैसे कि इन वाक्यों में लिखा गया है। उपयुक्त वाक्यों में भाषा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वहाँ पे भाषिक नियमों का उल्लंघन किया गया है। तो कई वाक्यों में मानक प्रयोग का ध्यान नहीं रखा गया है कि इसमें कौन सी व्याकरण रखनी चाहिए, या कभी कभी जब जो भाषा के नियम है ना उसका उल्लंघन हो जाता है। तो संरचनात्मक भाषा विज्ञान ने भाषा शिक्षण के लिए एक विस्तृत सुविधाजनक
का द्वार खोल दिया है। तो संरचनात्मक भाषा विज्ञान ने क्या है कि भाषा शिक्षण के लिए अगर भाषा को सीखना है तो सारे व्याकरण वगैरह हैं, उनका एक सिस्टमेटिकली एक अरेंजमेंट है। उसने भाषा शिक्षण के लिए विस्तृत सुविधाजनक द्वार खोल दिया है कि अगर आप उसकी ग्रामेटिकल और सब उसके रूप देख लेते हो, व्याकरण देख लेते हो, तो आप किसी भी भाषा को आराम से सीख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट